हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो हम लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। आज हम हिंदी मीडियम में लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत टाइम हो चुका है, बहुत दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपने फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से पढ़ लिया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको कोई परेशानी है तो फिर भी आप कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो हम उसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम है ना लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लेक्चर 2 से, है ना। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं अब आगे, कोशिका का समग्र अवलोकन, है ना। अब एनसीईआरटी से ही चलेंगे हम, क्योंकि पढ़ना एनसीईआरटी है, तो हम कुछ पार्ट एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, कुछ समझने के लिए समझेंगे, और उसके बाद फिर एनसीईआरटी देख लेंगे। ठीक है, क्या सही है। कोशिका का समग्र अवलोकन, समग्र अवलोकन का मतलब क्या हुआ कि यानी हम ऊपर ऊपर से पूरा अवलोकन करेंगे, देखेंगे कोशिका दिखती कैसी है, क्या क्या मिलता है ना। पहले तो हमने क्या करा कि कोशिका की खोज कैसे हुई, क्या है कोशिका, कोशिका से जीवन कैसे बना है, क्या है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करी। लेकिन अब हम क्या करने वाले, उसका पूरा क्या करने वाले, अवलोकन। अब हम उसको देख रहे हैं ना, खोज लिया, अब उसको देखेंगे। सुनारी बात, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सबको मैंने हाईलाइट कर रखा है, उनकी बात करते हैं। अगर आपको है ना एक रेफरेंस लेकर के आपको एक सेल का, कोशिका को आपको देखना है, तो आप क्या करते हैं, प्लांट के केस में आप सबसे इजी जो है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप क्या करो कि प्याज ले लीजिए। आपने शायद स्कूल में करे भी होंगे प्रैक्टिकल, नहीं करेंगे तो आपको करना चाहिए ऐसी चीज़ें, है ना, ताकि आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ जो हैं वो अच्छे हों, आपको कुछ समझने की आए चीज़ें। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि एक बीकर ले लिया जाता है छोटा माउथ का, और क्या करते हैं, प्याज लेकर के आते हैं, और प्याज उसके बीकर के अंदर या फनल के अंदर या कुछ मतलब डाल करके या मेजरिंग सिलेंडर के अंदर क्या करते हैं, पानी भर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसके ऊपर क्या, उसके अंदर पानी भर करके ऊपर से प्याज रख देते हैं। तो जो नीचे वाला उसका जो बेस है, जो उसका स्टेम पार्ट होता है, उसके नीचे रूट होती है, हल्की हल्की सी छोटी छोटी सी रूट होती है। वो रूट जो है वो पानी की वजह से उसको पानी जैसे मिलता है तो वो ग्रोथ करती है, तो उसकी छोटी छोटी रूट्स आ जाती है। अब उन छोटी छोटी रूट्स को हम क्या करते हैं, कट करते हैं, उसका ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, उसको स्मैश करते हैं, और उसकी सेल को जो है फिर उसको सेफ्रानिन डाल करके माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो वो चीज़ बात कर रहे हैं। तो प्याज की कोशिका को, जो एक प्रारूपी पादप कोशिका है, प्रारूपी पादप कोशिका मतलब क्या हुआ, देखो अगर बात करें तो ये हुआ प्लांट के केस में। एनिमल के केस में अगर बात करें, या किसी की केस में एनिमल, यानी जैसे मनुष्य की बात कर लें, आगे हम मनुष्य की बात करने वाले हैं। तो देखो क्या है कि कुछ कोशिकाओं के अंदर सारे जो अंदर उनके जो कोशिका के अंग हैं, कोशिकांग है, वो मिलते तो हैं, लेकिन आगे जाकर के हो सकता है वो खत्म हो जाए, कुछ में ऐसा मॉडिफिकेशन हो गया। तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो हम तो कहेंगे फिर ये तो चीज़ मिली नहीं। जैसे कि हमारी लाल रक्त कोशिका, उसके अंदर न्यूक्लियस केंद्रक नहीं होता है, तो अगर आप उसको लेकर के आगे और पढ़ने लग गए तो क्या आप पूरी कोशिका को पढ़ पाओगे बेटा, नहीं पढ़ पाओगे। सिंपल सी बात है, जब उसके अंदर केंद्रक है ही नहीं तो पढ़ कैसे पाओगे। तो क्या वो सही मायने में पढ़ने के लायक है, अवलोकन करने के लायक है, आप कहेंगे कि नहीं सर, क्योंकि इसके अंदर केंद्रक नहीं है। अगर नहीं है तो अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, अवलोकन नहीं कर पाएंगे, और जब अवलोकन नहीं कर पाएंगे तो हम उसको एक प्रारूपी कोशिका यानी स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे। क्या बात समझ आई। देखो एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी की समझा रहे हैं, यहाँ आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी, इतनी सिंपल चीज़ें हैं लेकिन बड़ी प्यारी चीज़ें हैं। जब आप एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो क्या लिखा है कि हम इसको एक स्टैंडर्ड प्रारूपी कोशिका मान रहे हैं, फंडामेंटल मान रहे हैं कि इसके अंदर सारी कुछ चीज़ें प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है ना, जिसकी बाहरी सतह पर क्या मिलेगा, स्पष्ट कोशिका भित्ति, वो उसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली। तो बाहर की ओर क्या होती है, पादप में कोशिका झिल्ली, और अंदर की ओर क्या होती है, बाहर की ओर होती है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, और उसके नीचे होती है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। क्या इतनी बात समझ आई। ठीक है, यानी कि दो लेयर होती है, दो परत होती है, समझ गए क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम मनुष्य की कोशिका, एनिमल की सेल को स्टडी करना चाहते हैं, है ना, तो क्या करेंगे, मनुष्य की गाल की, तो अब गाल की क्या बाहर से लेकर क्या हो गया, नहीं, बाहर तो केराटिन है, ये केराटिनाइज्ड है, ये बाहर क्या हो गया, केराटिनाइज्ड हो गया।
है ना, तो नहीं ले पाओगे। क्या करोगे, कैसे लेते हैं, जो हमारा कान साफ करने के लिए जो स्टिक होती है ना, उस टाइप की स्टिक आती है, रबिंग स्टिक। जो आप कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा, लोग जो डॉक्टर लोग क्या कर रहे थे, सैंपल ले रहे थे हमारे नेसल पासेज के अंदर डाल करके, ऊपर से अंदर से सैंपल ले रहे थे, सैंपल कलेक्ट कर रहे थे, उसी टाइप का आता है। तो उसको माउथ के अंदर क्या करते हैं, थोड़ा सा अंदर की इनर लाइनिंग पे ऐसे रगड़ते हैं, और रगड़ने के बाद पानी लेते हैं, डिस्टिल वाटर, ठीक है, और उसके अंदर डाल के ऐसा ऐसा डिप करके छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद उसको 7 डाल करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। तो वहाँ क्या मिलती है, वो क्या है उसके अंदर, क्योंकि हमारे अंदर के इनर लाइनिंग में केराटिन नहीं है, तो अंदर की कुछ सेल्स टूटती रहती है, सही होती रहती है, टूटती रहती है, सही होती है, तो कुछ सेल्स जो निकल के वो उसमें आ जाएगी। आप उसको उसमें स्टडी कर लोगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सबको? बोलिए, क्लियर है? चले आगे बढ़े। प्रत्येक कोशिका के, हाँ कुछ चीज रह गई, मनुष्य की गाय की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल कोशिका झिल्ली की संरचना निकलती दिखाई पड़ती है। क्या अंतर है मनुष्य की कोशिकाओं में, पादप की कोशिकाओं में? तो हमने ये समझा कि पादप की कोशिकाओं में 2 परत है, मनुष्य की कोशिकाओं में या जंतु की कोशिकाओं में 1 परत है। जंतु की कोशिकाओं में ओनली यानी केवल कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति नहीं है। क्या समझ गए? क्या ठीक है? क्या सिंपल सी बात है जी, ध्यान रखना है, समझ गए? चलो बढ़े आगे। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे केंद्रक कहते हैं, और ये भी कैसा है, झिल्ली युक्त है, यानी इसकी संरचना भी झिल्ली नुमा है, ये झिल्ली से बंधा हुआ है। आपसे पूछा जाएगा आगे जाकर के कि कौन से कोशिकांग है जिनके ऊपर झिल्ली है या नहीं है, या 2 है या 1 है या क्या है, वो आगे बात करेंगे, वो सारी बातें आगे होने वाली। लेकिन अभी से धीरे धीरे दिमाग में डालते जाइए, तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी, मज़ा आता रहेगा। क्या समझ रहे हो? क्या चलो, तो केंद्रक क्या है, जिसके ऊपर क्या होती है, झिल्ली युक्त संरचना होती है, यानी झिल्ली लगी होती है, और वो कोशिका के भीतर होता है। इस केंद्रक में गुणसूत्र, जिसको इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं, वो मिलते हैं, जो कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो जो हमारा केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्रोमेटिन थ्रेड होता है, यानी कि हमारा डीएनए होता है, और वो डीएनए जब गूंथता जाता है, गूंथता जाता है, गूंथता जाता है, और इतना गूंथ जाता है कि वो गुणसूत्र के रूप में दिखाई देता है। ठीक है? क्या इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है। क्या बात समझ आ रही है? ये अनुवांशिक वाले पार्ट में 12वीं कक्षा में आप पढ़ोगे, है ना? इतना समझ में आया? चलो, जिस कोशिका में झिल्लीयुक्त केंद्रक होता है उसे यूकेरियोटिक, वह जिसमें झिल्लीयुक्त केंद्रक नहीं मिलता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। प्रोकैरियोट वो प्राणी हो गए, वो जीव प्राणी हो गए जिनके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी ये जो झिल्ली युक्त संरचना है जो कोशिका के अंदर मिलती है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है? क्या है ना? तो उनका डीएनए, जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, वो ऐसे ही बिखरा रहता है, उसके ऊपर झिल्ली नहीं होती, इसलिए केंद्रक नहीं होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सब मिलता है। ठीक है? क्या चलो आगे बढ़े बेटा। ओके, चलिए, दोनों यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसकी आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल अवयव मिलता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका के अंदर अंदर क्या है? कोशिका को जिसे आप देखोगे तो अंदर ऑर्गेनल्स, कोशिकांग तो मिलेंगे, इसके अलावा क्या है? तो आप कहोगे कि सर एक पानी जैसा मैट्रिक्स द्रव्य बहता हुआ, भरा हुआ है, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कितनी बात समझ आई? क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं, जो कि क्या बोलती है एनसीईआरटी? अर्ध तरल अवयव। अवयव मतलब जो फ्लोट होता रहता है, जो चलता फिरता रहता है, जैसे नदी में पानी जो है ना ऐसे चलता फिरता रहता है। और अर्ध तरल, अर्ध तरल मतलब कैसा? बताइए, अर्ध तरल का मतलब क्या हुआ? आधा तरल, अर्ध तरल। हिंदी कितनी स्पष्ट है, बस अच्छे से समझने वाले बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं। हिंदी वाली कोई कमजोरी नहीं है, हिंदी में पढ़ना कोई कमजोरी नहीं है, बस समझने वाले समझे उसको ढंग से, क्योंकि हमारे हिंदी के शब्द संस्कृत से, और संस्कृत ही ऐसी भाषा है जिसमें परफेक्ट एक चीज़ के लिए एक मीनिंग होता है। नहीं तो आप इंग्लिश में देखेंगे
कि पता नहीं अलग अलग एक ही शब्द के लिए दो दो मीनिंग निकल जाते हैं, है ना, वैसी वाली चीज़ें हो जाती है। तो देखो अर्ध तरल, तरल मतलब क्या होता है, पानी के जैसा, तरल लिक्विड, अर्ध मतलब आधा पानी। अब आधा पानी कैसे होगा, लाइक दैट चाशनी जैसा, है ना, चाशनी, चाशनी को आप तरल कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। क्या बिल्कुल ठोस कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। तो क्या कहेंगे, अर्ध तरल कहेंगे। तो वैसा इंग्लिश में इसको कहते हैं क्वासी फ्लूइड, यानी जो बिल्कुल फ्लूइड नहीं है, क्वासी फ्लूइड, शहद के जैसा, जो बिल्कुल बह भी नहीं सकता और बिल्कुल ठोस भी नहीं है। समझ आ रही बात, चाशनी के जैसा, रसगुल्ले में गुलाब जामुन वाली चाशनी, और आपका क्या कह सकते हैं आप, हाँ आपका आप ये कह सकते हैं, हाँ दूसरा एग्जाम्पल मैंने कौन सा बोला, दूसरा आपका हनी का, शहद का बोल सकते हैं आप। समझ आ रही क्या बात, ठीक है। और तरह जो ये ऐसा होगा, है ना, सेमी क्वासी फ्लूइड मैट्रिक्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में, है ना। चलो आप बोलोगे उसमें ज़्यादातर क्या है, क्या है बताओ, ये ज़्यादातर क्या है उसमें, मैक्सिमम अमाउंट में, कंटेंट में क्या है, क्या चीज़ है उसमें, पानी है। ये मेन जो क्रियाएं चलनी है, जो मेन क्रियाएं अभिक्रियाएं चलनी है पूरी कोशिका के अंदर, वो तो पानी में ही चलनी है ना। वाटर इज इम्पोर्टेंट, इसलिए तो जीवन पानी तो है, पानी से तो जीवन है। समझ आ रही बात, ये जो हम बड़ी बड़ी बातें कहते थे कि पानी से जीवन है और जीवन पानी है और पता नहीं क्या क्या, वो क्यों है, वो इसीलिए है। समझ आ रही बात, है ना, है ना। चलो दोनों पादप एवं जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं हेतु, देखिए वही बात आ गई, कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। क्या होती है वहाँ, अभिक्रियाएं होती हैं, सारी कुछ क्रियाएं होगी तभी तो कोशिका जीवित रहेगी। तो सारी क्रियाओं के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन है, कोशिका द्रव्य है, ठीक है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधित विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया यहीं पर संपन्न होती है। ये बात मैं आपसे पहले कर चुका हूँ, है ना। देखो किताब कहाँ से लिखेगी, किताब क्या सोच करके, यही सोच करके तो लिखेगी जो हम बोल रहे हैं, है ना, हाँ ठीक है। तो सारी रासायनिक अभिक्रिया इस तरल के अंदर होगी, इस साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या पता है आपको, साइटोप्लाज्म कहते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए आइए आगे। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती है जिसे कोशिकांग कहते हैं। सुना रही बात, अंदर कोशिका के अंदर कुछ और भी ऐसी संरचनाएं मिलेगी, और भी अंदर कुछ ऐसा मिलेगा। जैसे एक बड़ा सा गांव है, गांव के अंदर छोटे छोटे घर बने हुए हैं और घर की दीवारें हैं, वैसे यहाँ पर भी झिल्ली युक्त दीवारें हैं उन कोशिकाओं की। क्या बात समझ आ रही है। और पूरा गांव क्या हो गया, गांव के ऊपर भी बाउंड्री है ना, ये मानो कि पूरे गांव में भी बाउंड्री है ना, पूरे गांव में भी क्या है, बाउंड्री है। तो बाउंड्री जो है वो क्या है, उसकी झिल्ली है, किसकी, कोशिका की। और अंदर जो गांव हो गए, वो जो घर हो गए, वो क्या हो गए, उसके ऑर्गेनल्स हो गए, कोशिकांग हो गए। कोशिकांग की दीवारें, इस कोशिकांग की दीवारें उसकी लेयर हो जाएगी, झिल्ली हो जाएगी, ठीक है। समझ गए क्या बात। चलो जैसे क्या क्या मिलेगा, अंतः प्रद्रवी जालिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बात समझ में आ रही है ना। मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ आपको ये भी समझ में आता है ना, क्योंकि एक्चुअली मार्कर और ये मैंने यहाँ पर यूज़ किया नहीं है, सॉरी, है ना, ये यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। अरे यार, अरे ये तो गड़बड़ है रे बाबा, है ना। अंतः प्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। मैं नीचे नीचे पढ़ रहा हूँ, हरे वाली लाइन को पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इतना मतलब आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं कि पढ़ के पढ़ा रहा हूँ। तो आप है ना कोशिका आराम से उसको पढ़ते रहिए। देखिए है ना, मैं आपको A1 लेवल की चीज़ें दे रहा हूँ, जो मतलब यहाँ स्टैंडर्ड हम मतलब इतना पैसा लेकर के पढ़ाते हैं, है ना, वो चीज़ आपको यहाँ मिल रही है ना। तो आप उसका यूज़ करिए, ठीक है। चलिए कोई भी डाउट है, कोई भी हायर, कितने भी हायर स्टैंडर्ड का कुछ भी आपका मन में डाउट है, आप लिखिए, कमेंट करिए, बताइए मुझे, अपन सोल्व करेंगे, मैं सब बताऊंगा आपको, ठीक है। हाँ, कहीं से भी आप जो भी आपके मन में डाउट आते हैं किसी भी प्रकार के, है ना। चलिए दूसरा है सूत्रकणिका है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कहते हैं सूत्रकणिका। फिर सूक्ष्मकाय, माइक्रोबॉडीज मिलती हैं, है ना। फिर गोल्जी बॉडी मिलती है, जिसको बोलते हैं गोल्जी समीक्षा लयन का, गोल्जी समीक्षा गोल्जी बॉडी। फिर लयन का है, जिसको लाइसोसोम कहते हैं। रसदानी मिलती है वैक्यूल को बोलते हैं रसदानी। फिर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीयुक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। प्रोकैरियोट में क्या नहीं मिलेगा, ऐसे सेल ऑर्गेनल्स कोशिकांग नहीं मिलेंगे, केवल एक को छोड़कर। बताइए कौन,
राइबोसोम। आगे जाकर के हम पढ़ेंगे बेटा, एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको बात बेसिक क्लियर हो जाएगी। बोलिए। एक को छोड़कर बाकी सब अनुपस्थित होते हैं। कौन? कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं किसमें? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। किसको छोड़कर? राइबोसोम को छोड़कर बाकी सब अनुपस्थित होते हैं। राइबोसोम होता है लेकिन राइबोसोम में भी झिल्ली नहीं होती, इसलिए ये लाइन लिखी है। क्या बोला? कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का झिल्ली युक्त कोश क्या गलत लिख दिया? प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। गलत लिख दिया। कोशिकाओं का अभाव नहीं होता है, कोशिकांग का अभाव होता है। कोशिकाओं का अभाव कैसे हो गया? प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांगों, अच्छा कोशिकाओं का, कोशिकांग लिखना चाहिए ना। हाँ, कोशिकाओं लिख दिया ना, कोशिकाओं का अभाव होता है, ये गलत लिख दिया। कोशिकांगों का अभाव होता है। समझ गए क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ? समझ गए? जो कोशिकांग है ना, सेल ऑर्गेनेल जिनकी बात अभी इससे पहले हमने करी है, वो नहीं मिलेंगे किसमें? प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये नहीं मिलेंगे। क्या बात समझ आ रही? क्या सिंपल बात है। ये एनसीईआरटी, आपकी हिंदी की एनसीईआरटी में बहुत मिस्टेक है, ये गलत लिख दिया है ना। हाँ, मुझे अभी ध्यान आया, मतलब जब पढ़ा रहा हूँ तब मुझे ध्यान आया, नहीं तो एक्चुअली मैं ऊपर से बस देख चुका हूँ खाली, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। समझ गए क्या बात को? कोशिका की तो बात हो चुकी है, तो कोशिकांग की बात हो रही है ना। कोशिका के अंदर जो अंग हैं उनकी बात हो रही है, जो अंदर छोटे छोटे कोशिकांग हैं। ठीक है, अभी देखेंगे डायग्राम के साथ, समझेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। मजा आ रहा है? समझ में आ रही चीजें? ठीक है, और ट्राई करते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं। यूकेरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं, है ना। कोई आपसे पूछ ले ऐसी क्या चीज है, ऐसा कौन सा अंगक है, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है, कोशिकांग है, जो कि प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक दोनों कोशिकाओं में मिलता है? याद रहेगा कौन है? राइबोसोम। बोलिए, याद रहेगा क्या सबको? कोई ऐसा जिसको याद नहीं रहेगा बताओ? याद रहेगा? सबको याद रहेगा? कौन मिलता है? राइबोसोम। और राइबोसोम के ऊपर कोशिका झिल्ली नहीं होती है, आगे जाकर के भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी से याद करना शुरू करें। कोशिका झिल्ली नहीं होती है। समझ आ रही क्या बात? क्योंकि राइबोसोम के अंदर आरएनए होता है और कुछ प्रोटीन होते हैं, तो आरएनए और प्रोटीन गुथे हुए हैं, उसी को हम राइबोसोम कह रहे हैं। सिंपल सी बात है, ऐसी बात है। तो आपको चीजें समझ में आने लगी होगी। क्या बोली? बड़ा समझ में आ रही क्या? यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों ऐसी कोशिकाओं में जिसमें झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलता है, यानी राइबोसोम दोनों मिलता है जो कि कोशिका की झिल्ली के रहित है। क्वेश्चन बनेगा, नीट का क्वेश्चन है, लिख लीजिए अपनी एनसीईआरटी में। क्या बोल रहे हो? लिख लोगे, है ना? टिक लगा लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लिया, मतलब टिक लगा लिया। आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी से पहले से लिखना स्टार्ट, अभी से करना स्टार्ट करो। 2-3 बार रिवाइज करेंगे, है ना। साल भर में 50 बार एनसीईआरटी रिवाइज हो जानी चाहिए। कितनी बार? 50 बार। 50 टाइम एनसीईआरटी रिवाइज चाहिए। सर बोले कि पेज नंबर इतने पे या ऐसा वहाँ लिखा हो, उससे पहले तुमको बोलना है कि सर ऐसे ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पैराग्राफ नंबर 3 पर, या डायग्राम बना, डायग्राम के नीचे यहाँ लिखा हुआ है, सर यहाँ ही लिखा है, गारंटेड यही लिखा है। इतना पता होना चाहिए, तब जाकर के बिल्कुल कितने 360/360 आएंगे बायो। सोनारी की बात, रट लो, घोट लो, पी जाओ, जो करना है कर जाओ, एनसीईआरटी पी जाओ, समझ जाओ। कोई समस्या है तो हम बैठे हैं ना, बोटनी जूलॉजी जो समस्या है सब बताओ मेरे को, मैं करवा दूंगा। बोलो, ठीक है, कमेंट करो, करेंगे सब। सही है, चलो। सो यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक की बात समझ में आ गई। बढ़े आगे, थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया, पहले पेज पे 15 मिनट हो गए, है ना। चलिए थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं, थोड़ा सा, है ना। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल कमेंट करिए, जो भी है व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, तो उस पर मैसेज कर देना। जैसे मैंने दे रखे फर्स्ट वीडियो जो है मेरा इंग्लिश वाला, उसमें दे रखे मैंने लास्ट में, ठीक है। चलिए, कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में ही नहीं बल्कि 2 अंग को हरित लवक जो कि पौधे में मिलता है, सूत्रकणिका जो कि सूत्रकणिका में, व खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका में भी मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा पैराग्राफ जो है ना भयंकर इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ मिलते हैं और राइबोसोम? बोलिए, कहाँ कहाँ मिलते हैं राइबोसोम और?
एक मिलते हैं हरित लवक में, इंग्लिश में बोलते हैं उसको प्लास्टिड। क्या कहते हैं बेटा? प्लास्टिड, प्लास्टिक नहीं प्लास्टिड, ठीक है। क्लास जैसे ओरली क्लास चलती है ना तो बड़े मज़ा हो सकते हैं, है ना। अब क्या ऑनलाइन में क्या है, अब चलिए ठीक है, कभी लाइव क्लास लेंगे, है ना। आप सब्सक्राइबर करा दीजिए 1000 तक, कराइए तो सही, फिर लाइव क्लास लेंगे आप लोग, है ना। ले लेंगे, हमको क्या यार, लाइव क्लास भी ले लेंगे, बड़ा मज़ा आएंगे, है ना। तो हरित लवक जो कि किस में मिलता है? प्लांट में, पौधों में मिलता है हरित लवक। क्या समझ गया क्या, है ना। देखो ये लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, हरित लवक जो कहाँ मिलता है बेटा? पौधों में, है ना। वह सूत्रकणिका, सूत्रकणिका कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम है, प्लास्टिड के अंदर भी राइबोसोम है। इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी, रफ बोलते ना, खुरदरी, खुरदुरा सा है। अंत प्रद्रवी जालिका भी कहेंगे तो भी ठीक है, अंतर्द्रवी जालिका भी कहेंगे, हिंदी में ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक चलता है ना। तो अंतर्द्रवी जालिका भी कहेंगे तो ठीक है। तो 3 लोगों की बात हो गई यहाँ पर, बड़ा इंपॉर्टेंट, नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लीजिए। यहाँ पर क्या क्या मिलते हैं? राइबोसोम मिलते हैं, याद रहेगा क्या? बोलो, ठीक है, बड़े आगे। जंतु कोशिकाओं में झिल्लित रही तारक काय केंद्रक जैसे अन्य अंगक मिलते हैं जो कि कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। इसको भी हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। इसका नाम है एक और अंगक है जो कि केवल जंतु कोशिका में मिलता है। बोलिए कहाँ मिलता है? जंतु कोशिका में, याद रख लेंगे। क्या नाम है उसका? तारक काय केंद्रक, सेंट्रोजोम, इंग्लिश में सेंट्रोजोम कहते हैं। तारक काय केंद्रक जिसे अन्य अंगक मिलते हैं जो कि कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। और जब सेल डिवाइड होती है, एक सेल से दूसरी सेल बनती है, तब ये क्या करता है? स्पाइंडल फाइबर बनाता है, तंतु बनाता है। उन तंतु की वजह से क्या होता है? जो क्रोमोसोम है, हमारे गुणसूत्र है, उनको अलग अलग किया जाता है। कितनी बात समझ में आई क्या? ये तो याद रखना पड़ेगा बेटा, 1-2 बार ना रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ आगे आएगी। ऐसा नहीं ये चीज़ आगे नहीं आएगी, यही खत्म हो रही है, ये चीज़ आगे आएगी, डिटेल में हम एक एक को बात करेंगे। बस अभी है ना जनरल बातें कर रखी है, बोले ना अवलोकन कर रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं तो फिर बात तो करेंगे ना थोड़ी बहुत। तो ऐसा थोड़ी है कुछ भी बात करके चले जाएंगे। क्या बात समझ आ रही? क्या किसकी बात हो रही है? तारक काय केंद्रक जो कि कोशिका विभाजन में सहायक होता है। और किसमें मिलता है? जंतु कोशिका में, याद रखना पड़ेगा। किसमें मिलता है बेटा? जंतु कोशिका में, एनिमल में, एनिमल सेल में, ठीक है। तो एनिमल सेल हैव अ सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम, बिकॉज एक सेंट्रोजोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं, वो आगे बात करेंगे, ठीक है। तो वहाँ 2 सेंट्रियोल होते हैं जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। चले आगे। अब आप जो पैराग्राफ देख रहे हो ना, आपको ये पैराग्राफ कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, पता है कहाँ पढ़ा आपने? पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है ना, यही तो पढ़ा है, ये सारा तो मैंने सिखाया है। माइक्रोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, याद है कि नहीं है? रिवाइज करना अच्छे से, 1-2 बार करके देखना, 1-2 बार लिख करके देखना। बैक्टीरिया बी का बैक्टीरिया, और बी से 2-3 के आसपास बताया था ना, 2 वैल्यू दिए हैं ना, बताया था, ठीक है। रेटेड क्या आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी कैसे याद रखना? ह्यूमन आरबीसी, हेड से हेप्टा से 7, ठीक है। तंत्रिका जो है वो, है ना, ये सब बता चुका हूँ, है ना। ऐसे सिंपल सी बात, और ये सारी बातें अपन वहाँ कर चुके हैं। क्या बात सही है? क्लियर है क्या? बोलिए क्लियर है? बढ़ूँ आगे क्या? बढ़ जाऊँ? चलो भैया, कहाँ नहीं चल रहे हो। ये आपके लिए छोटा मोटा एनिमेशन हम लेकर के आए हैं, अपन बहुत बड़े एनिमेशन वाले तो है नहीं। देखो, तो ये लाए हैं हम, तो बैक्टीरिया को उठा करके सोच रहे आपको वीडियो दिखा दे थोड़ा बहुत बैक्टीरिया का। पता नहीं खांसी क्यों हो रही है अभी यार, ठीक है। चलो, तो इसको आपने थोड़ा सा देखा होगा, समझा है। उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्यों, क्या पढ़ने वाले हैं? क्योंकि हम प्रोकैरियोटिक कोशिका को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो बाहर इसके मिलता है खोल, आउटर कैप्सूल, फिर कोशिका भित्ति। मैं जनरल बातें कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें सामने आएगी अभी आपके। फिर मिलती है प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, आउटर कैप्सूल, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ये तीनों हो गए उसका दीवार, ठीक है क्या? जैसे हमारे घर की दीवारें होती है ना, वैसे ही है। बाहर क्या करते हैं हम? वॉल पुट्टी करते हैं, वॉल पुट्टी की जाती है ना, या पेंट किया जाता है। पेंट समझ, पेंट है तो खोल हो गया, फिर क्या हो गया, उसके नीचे क्या था? सीमेंट किया होगा, प्लास्टर किया होगा, तो वो उसका कोशिका भित्ति हो गया। और फिर दीवार जो है
जो आपके ईंटें हैं, ईंटें लगी है, वो आप मान लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन है, ऐसा कुछ मान लीजिए। उसके बाद फिर आप अंदर घर में जाएंगे, फिर आपको कोशिका द्रव्य मिलेगा। घर में अंदर वैकेंट स्पेस, हमारे घर में तो पानी तो नहीं ना, पानी भर के थोड़ी रहेंगे हम, पानी भर के कैसे रहेंगे? तो लेकिन ये सेल के अंदर क्या हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया। फिर क्या हो गया, ये छोटे छोटे से क्या मिल रहे हैं, राइबोसोम मिल रहे हैं। और एक अलग से मिलता है एक और, हाँ एक ये अंदर क्या है, ये बीच में क्या मिल गया आपको, न्यूक्लियोइड मिल गया। तो हमको बीच में क्या दिख गया, न्यूक्लियोइड मिल गया। मतलब जो है ना डीएनए कंटेंट है, ये क्या है, पूरा डीएनए है, जो उसका डीएनए कंटेंट होता है ना वो है। और आप देखोगे ये किसी भी झिल्ली से नहीं ढका हुआ है, ऐसे ही बाहर पड़ा हुआ है ना, बड़ा सा जो आपको दिख रहा है ये बीच, ये सॉरी ये वाला इसकी बात कर रहे हैं इसकी, है ना, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इसका क्या है, ये न्यूक्लियोइड है जो कि गोलाकार डीएनए है ना, बैक्टीरिया। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद एक अलग से एक डीएनए पार्ट और दिख रहा है आपको अलग से, बताओ कहाँ दिख रहा है, ये डीएनए पार्ट और दिख रहा है, कौन सा, ये छोटा सा, ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम प्लाज्मिड। यानी डीएनए के जैसे डीएनए एक और है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये गोलाकार होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और छोटा होता है, और वो ट्रांसफर हो जाता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। ये ट्रांसफर नहीं होता है बड़ा वाला, लेकिन ये छोटा ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए इसको एक अलग नाम दिया, जिसका नाम दिया प्लाज्मिड, है ना। इसको भी आगे बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक पूंछ जैसा दिख रहा है, बताओ, फ्लैजिला दिख रहा है, इसको बोलते हैं फ्लैजिलम। ये फ्लैजिला दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बैक्टीरियल फ्लैगेलम, लिख दिया है ना, फ्लैजिलम बोलते हैं, फ्लैजिला इंग्लिश बोलते हैं, फ्लैजिला, फ्लैजिलम, ठीक है क्या, इतना समझ गए, बताओ क्लियर है, इतना दिखा। अब ये हम प्रोकैरियोटिक कोशिका को और अच्छे से देखने जा रहे हैं, थोड़ा सा और समझने जा रहे हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका वही बताया, वो डायग्राम आपको जो दिखा है ना, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका, पहले डायग्राम दिखा दिया, अब थ्योरी पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिमाग में समझ में आएगा। फिर वापस एक बार और देखेंगे, ऐसा नहीं कि हम एक बार देख लिया तो वापस नहीं देखेंगे, वापस देखेंगे, आपको डायग्राम बनाना है अपनी कॉपी में। प्रोकैरियोटिक कोशिका, जीवाणु, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कौन कौन आते हैं, जीवाणु आते हैं, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन अलगी, नील हरित शैवाल ये भी आता है, ये सब प्रोकैरियोट है। पूछा जाएगा आपसे एग्जांपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, तो आप कहेंगे बैक्टीरिया है, बोले हाँ है, बोले ब्लू ग्रीन अलगी है, बोले हाँ है, बोले इसके पीछे तो शैवाल लिखा है, तो क्या ये शैवाल है, आप बोलोगे नहीं है, शैवाल नहीं है, नाम शैवाल लगने से शैवाल नहीं हो जाता, नाम शैवाल रखने से शैवाल नहीं हो जाता, क्योंकि सारे जो इसके लक्षण है वो कैसे है, प्रोकैरियोट के हैं। इसका जो केंद्रक है, पूछा जाएगा आपसे, इसका जो केंद्रक है वो झिल्ली युक्त नहीं है, इसलिए क्या है, प्रोकैरियोट है, कौन, नील हरित शैवाल, याद रहेगा बेटा। माइकोप्लाज्मा ये भी है, प्लूरो निमोनियो सम जीव, इंग्लिश में PPLO, प्लूरो निमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सारे चार लोगों की बात करी हमने, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, प्रोकैरियोट है, याद रहेगा क्या, दे ऑल आर द प्रोकैरियोट, कौन कौन, जीवाणु, नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा और PPLO, याद रह जाएगा, बोलो, ठीक है। डायग्राम इनका दिया हुआ है एनसीईआरटी में, डायग्राम यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया, कचरा बना के दिया है, ईमानदारी से बोलूँ तो ऐसे कचरा बना दिया, उससे काम नहीं चलने वाला उससे काम नहीं चल रहा आपका, लेकिन बस इसलिए मैंने डायग्राम लिया नहीं यहाँ पे, इसी हिसाब से कि आपको डिटेल में नहीं पूछेंगे बेटा, आपसे डिटेल में नहीं पूछेंगे, आपसे खाली यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हम तो डिटेल में पढ़ाते हैं ना, है ना, तो डिटेल में पूछा नहीं जा रहा है, बेमतलब का मैं आपको क्यों पढ़ाऊँ अभी, है ना। हमारा तो यहाँ धर्म है, अभी कोचिंग में हमको इंस्टीट्यूट के हिसाब से या जहाँ भी है उस हिसाब से पढ़ाना पड़ता है, उस हिसाब से पढ़ाना है। पर आपको अगर आपको और चाहिए डिटेल तो बताना, कहीं बात कर लेंगे, है ना। सामान्यतः ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती है और काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती है ना, वो जल्दी विभाजित होती है और बहुत छोटी होती है, इसलिए तो ये छोटे छोटे से कचरा बना दिया, ठीक है, समझ आ रही का। माप का आकार जो है वो काफ़ी भिन्न होता है, अलग अलग प्रकार के माप होते हैं, इसलिए वो जीवाणु का भी ना 2 माप दे रखे हैं, समझ आ रही बात, है ना। हाँ, अभी एक कुछ दिन पहले मैंने व्हाट्सएप पे, मतलब बहुत टाइम हो गया, एक स्टेटस भी डाला था कि अभी कुछ सालों पहले हमने एक बैक्टीरिया को डिस्कवर किया जिसको भी हम आँख से देख सकते हैं, इतना बड़ा है वो, आँख से मतलब माइक्रोस्कोप में जाकर के, ऐसा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, 2 मिलीमीटर के आसपास का इतना बड़ा बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। कभी आपको डिस्कस करेंगे, ऐसा कुछ होगा तो आप डालना, तो हम डालेंगे,
है ना, स्टेटस में ऐसा कुछ में डालेंगे, स्टेटस में डाला था इसमें एक्चुअली, यहाँ पर इसमें नहीं डाला, ठीक है। अब इनके विभिन्न प्रकार के आकार होते हैं। जीवाणु के 4 मूल आकार होते हैं, जैसे दंडाकार टाइप का, दंडाकार यानी लठ जैसा, दंड जैसा लंबा सा, है ना, उसको बैसिलस कहते हैं। गोलू सा, जैसे यहाँ गोल गोल से बना रखे ना, गोलाकार, कोकस बोलते हैं उसको। कोशाकार, जिसको कोश आप लगा था ना, हिंदी में आप पढ़ते हैं, जैसे इसको क्या बोलते हैं, कोमा, क्या बोलते हैं, यहाँ तो कहीं कोमा ही नहीं है, ठीक है, नहीं दिख रहा है, अरे हाँ है ना कोमा, ये गोलाकार के आगे जो है ना कोमा ही तो है ये, अरे कोमा ही तो है, आप ये क्या कर रखा है, ये कोमा ही तो है, ये गोलाकार के आगे जो है ना ये कोमा, छोटा सा बनाते ना ऐसा कोमा, अरे ऐसा कोमा बनाते ना, ऐसा कोमा, है ना, ऐसा कोमा बनाते हैं ना, उसको कोमा बोलते हैं इंग्लिश, हिंदी में हम कोमा कहते हैं, इसको कोश कहते हैं, शुद्ध हिंदी में इसको कोश कहा जाता है। क्या कहता है, कोश, इसलिए कोशाकार, जिसको इंग्लिश में विब्रियो बोलते हैं, विब्रो या विब्रियो, राइट। आगे बढ़े, ठीक है। फिर सर्पिल, सर्प जैसा, इसको बोलेंगे इंग्लिश में स्पाइरल, स्पाइरल, स्पाइरल लिखिए यार, स्पाइरल, स्पाइरल लिख दिया, पता नहीं क्या लिखते हैं हिंदी वाले, स्पाइरल, स्प्रिंग जैसा, स्पाइरल। चला आगे, चलो आओ डायग्राम दिखा देते हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम बना रखे हैं, इंग्लिश वालों ने डायग्राम बना रखे हैं, तो ये इंग्लिश का पहला वाला कौन सा है, राउंड राउंड शेप, कोकस, कोकाई। फिर लंबा सा, है ना, बेसिलस या बेसिली, ठीक है। और ये बीच में क्या है, ये उसका स्पोर है, उसके अंदर है ना स्पोर बन जाते हैं, एंडोस्पोर, इसके अंदर है ना स्पोर बन जाते हैं। आगे की बात है, इतना आपको डिटेल में पूछनी है, बस ये क्या है, स्पोर है, इतना आपको ध्यान रखना है, डायग्राम आ जाए तो ध्यान रखना है। मैंने बोला ना ईच एंड एवरी डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, हर एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्या हो गया, स्पायरल, ऐसा बिल्कुल स्पायरल जैसा, और ये क्या है, इसके फ्लेजिला है, फ्लेजिला इस साइड भी हो सकता है, उस साइड भी हो सकता है, पूरी बॉडी पे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, अलग अलग टाइप होते हैं। फिर ये क्या हो गया, अगले कोमा शेप्ड हो गया, इसको बोलते हैं विब्रियो, विब्रियो, विब्रियो कोलेरी, आपने सुना होगा, कोलेरा जिससे हो जाता है विब्रियो कोलेरी, तो वो विब्रियो कोलेरिया इसी बैक्टीरिया। क्या बात समझ आ रही, क्या ठीक है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। क्या बोल रही है एनसीईआरटी की लाइन, कि आकार अलग अलग है ना, अभी भी तो देखा आकार अलग अलग है, लेकिन कार्य एक जैसे हैं। क्यों, बताओ आप, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा क्यों बोल रही है एनसीईआरटी, बताइए। क्योंकि अंदर मिलने वाली चीजें सब एक जैसी है। अरे मेरी बात समझो, ओडी ले आओ, BMW ले आओ, वर्ना ले आओ, वेगनार ले आओ, है तो सब कार ना, काम सबका क्या है, चलना ही है रोड पे ना। अंदर का इंजन तो लगभग एक जैसा ही है ना, बैठने में, साइज में, शेप में, मॉड्यूलिटी में, चीज़ों में वो अलग अलग है, उसी टाइप की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। कितना सिंपल चीज़ों को सिंपल तरीके से समझा करो, मज़ा आ जाएगा, है ना। चलो, सभी प्रोकैरियोट में कोशिका भित्ति होती है, हाँ ध्यान से समझो, सभी प्रोकैरियोट में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन ध्यान से सुना, जो कोशिका झिल्ली से गिरी होती है केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। ये भी क्वेश्चन बनेगा नीट का, कहाँ का क्वेश्चन है बेटा, नीट का क्वेश्चन है, याद रहेगा क्या, बोलो याद कर लोगे, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। ये पढ़ा था ना हमने माइकोप्लाज्मा को किसमें, प्रोकैरियोट में, लेकिन क्या बोला, माइकोप्लाज्मा को छोड़ देना, माइकोप्लाज्मा को कंसीडर इसमें मत करना। बाहर की दीवार, इसके बाद जेके वॉल पुट्ठी नहीं है या प्लास्टर नहीं है, बस बाकी सब में है। समझ गए क्या, याद रहेगा क्या, बोलिए, कर लोगे इतना, बोलो कर लोगे, ठीक है, समझ रहे हो। चलो, कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है। मैं बोल रहा हूँ ना कब से, मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स मतलब वो चीज़, जैसे मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, ऐसा बेस, जैसे बेस, जैसे आप पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़ा का बेस होता है ना, उसके ऊपर पूरी मायोनीज या स्टफिंग करी जाती है, उसके ऊपर सारी चीज़ें डाली जाती है, प्याज डाल दिए, टमाटर डाल दिए, तो वो नीचे का बेस, वैसा बोल रहा है कि मैट्रिक्स मतलब बेस, उसके अंदर का मतलब उसके अंदर कुछ है, उसके अंदर कुछ डाला जाए, वो मैट्रिक्स है, बेस है। सुना रही बात है ना, ठीक है, हाँ। तो मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है, इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक है ही नहीं,
केंद्रक है ही नहीं तो विभेदित केंद्रक कैसे मिलेगा? बस खाली पूरा डीएनए है जो पड़ा हुआ है अंदर। ठीक है। आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्लिका द्वारा परिबद्ध नहीं होता है। ये चीज दिमाग में घुसा लेंगे, डाल लेंगे, अच्छे से याद रख लेंगे बेटा कि इसका केंद्रक जो है वो कोशिका झिल्ली से युक्त नहीं होता है। केवल इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए होता है जो कि केवल अंदर बिखरा हुआ पड़ा रहता है। ठीक है, नग्न होता है, उसमें कोई भी झिल्ली नहीं है, इसलिए बोल रहा है कि नेकेड होता है। आगे बढ़े। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है जो बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनको प्लाज्मिड को अच्छे से पता नहीं होता है। थोड़ा सा हम अपने आप को थोड़ा सा रुको, एक मिनट छोटा कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर पढ़ने में अच्छे से आओ। जीनोमिक डीएनए यानी जो आपने बड़ा सा डीएनए देखा था ना, के अतिरिक्त उसको छोड़ के एकल। अब देखो यहाँ एनसीईआरटी ने गलती कर दी आपके हिंदी वाले ने। कोमा तो कोमा इतना समझा रहे हैं लेकिन कोमा का क्या महत्व है वो यहाँ देना भूल गए। इंग्लिश में भी ये गलती कर रखी है, एकल उसके बाद कोमा देना चाहिए। गुणसूत्र गोलाकार डीएनए। जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाया जाता है। यानी जो आपने बड़ा सा जो डीएनए देखा था, बड़ा सा जो आपने देखा था ना गुच्छा कहाँ रखा था, उसके अलावा की बात कर रखी है। उसके अतिरिक्त बोला ना, उसके अतिरिक्त एकल यानी एक, फिर कोमा, ऐसे कोमा लगाना चाहिए यानी एक मिलेगा। गुणसूत्र वो भी क्रोमोसोम का ही पार्ट है, वो मतलब उसके अंदर भी वही है जो कि इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड वो सारी चीज़ें उसके अंदर है। ठीक है क्या? उसके अंदर भी ए टी जी सी ऐसे करके चलते हैं, है ना। तो वो भी आप 12वीं कक्षा में पढ़ोगे, इतना अभी आपको लोड नहीं लेना है। गोलाकार होता है, वो गोलाकार होता है, बस गोले जैसा होता है, डबल स्टैंड होता है। तो हम इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंगल यानी एक, लेकिन डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर गोलाकार होता है जो कि मिलता है, उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। क्या बात समझ आ रही है? मैं एक बार और आपको डायग्राम दिखाऊंगा, पहले और समझ लो। इन डीएनए वृत्तों को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। क्या लिखा है? प्लाज्मिड कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं बेटा? प्लाज्मिड कहते हैं। अब ये रेड पे रेड चल नहीं रहा है ना, पर आप समझ गए होंगे, इस लाइन को पढ़ रहा हूँ, है ना। प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। इनमें से प्रतिजीवों के प्रतिरोध होते हैं। यानी ये इसका क्या काम है? इसका काम है कुछ लक्षणों को बताना। ये प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? प्रतिरोध के लिए, रेजिस्टेंस पावर के लिए। कोई चीज, एक बैक्टीरिया को दूसरा बैक्टीरिया को कुछ नुकसान पहुंचा रहा है तो वो उसका हमले को कैसे बचाएगा, उसका प्रतिरोध कैसे करेगा, उसको रेजिस्टेंस कैसे देगा, उसके लिए प्लाज्मिड इज इंपॉर्टेंट। नीट में अभी तक क्वेश्चन ढंग से मेरे को नहीं दिखा कि ऐसा क्वेश्चन आया, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा और आप लोग सही करके आओगे। बोलो करके आओगे कि नहीं, है ना। किस चीज के लिए काम आता है? रेजिस्टेंस पावर के लिए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टेंस पावर के लिए, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस पावर के लिए, RESISTNC, रेजिस्टेंस के लिए। क्या बोलते बेटा? रेजिस्टेंस के लिए। याद रहेगा क्या? क्लियर है क्या? है ना। चलो आ जाओ, डायग्राम एक बार और दिखा देता हूँ। आ जाओ डायग्राम दिखा देता हूँ, ये देखो, है ना डायग्राम। तो पहले बड़ा करते हैं इसको। हाँ अब देखो, आ जाओ, देखो ये है ना, ये बड़ा डीएनए, ये तो क्या हो गया? पूरा डीएनए हो गया। इसके अलावा देखो ये सर्कुलर दिख रहा है ना, ऐसा सर्कुलर। कैसा सर्कुलर दिख रहा है? कैसा सर्कुलर दिख रहा है बताओ? कैसा सर्कुलर दिख रहा है? अरे रुको, कैसा सर्कुलर दिख रहा है? ऐसा सर्कुलर दिख रहा है, ऐसा 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 गुथा हुआ है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड है तो ये ऐसा 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 गुथा हुआ दिखेगा, ऐसा पूरा पूरा गोल और डबल स्टैंडर्ड। इसको कहते हैं प्लाज्मिड। देखो ऐसा दिख रहा है क्या? समनारी के बाद ऐसा दिख रहा है क्या आपको? है ना। और क्या काम आता है? अभी मैंने आपको बताया, बताइए क्या काम आता है? रेजिस्टेंस में, प्रतिरोध क्षमता को में
प्रतिरोध क्षमता को भी। तो यानी एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया, एक वायरस अटैक करे, कोई भी अटैक करे, बैक्टीरिया कैसे बचेगा? आपने बैक्टीरियोफेज वायरस का नाम सुना होगा। उससे भी लड़ने के लिए कौन आएगा, कौन करेगा, कौन बनाएगा प्रोटीन? यही बनाएगा, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। 12वीं कक्षा में आपको पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है क्या, है ना। जो लोग बच्चे ड्रॉपर हैं उनको तो पता होगा, है ना। जो बच्चे ड्रॉपर भी होते हैं, ड्रॉपर बच्चे भी तो पढ़ते हैं, ठीक है क्या। इतनी सिंपल चीज़ें हैं, देखो आपको यहाँ तक समझ आ गई सारी चीज़ें। बोलिए समझ आ गई क्या? आगे आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है। क्या समझना है, क्या समझना है? हिंदी थोड़ी टफ तो पड़ती है, बात तो सही है, हिंदी टफ तो पड़ती है ना। तो जो कि डीएनए है ना, मेन डीएनए, उसके साथ रूपांतरण के प्रबोधन, अगर उसका रूपांतरण है ना, देखो आप क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मिड डीएनए जो है ना वृत्त जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है ना। यानी जब उसका प्रबोधन होगा, है ना, ट्रांसफॉर्म होगा, यानी कि उसमें ट्रांसफर होगा, प्रबोधन होगा, तो उसमें यूजफुल होता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी कभी कभी क्या होता है कि जो मेन डीएनए है ना, इसके साथ प्लाज्मिड मेन डीएनए जो का कुछ पार्ट निकल के प्लाज्मिड डीएनए के साथ भी चला जाता है। और प्लाज्मिड डीएनए जो वो ट्रांसफर होता रहता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया, है ना। बात होना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। केंद्रक झिल्ली यूकेरियोट में पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली यूकेरियोट में पाई जाती है, तो आपको बता दिया। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोट में यूकेरियोटिक अंगक नहीं पाए जाते, केवल किसको छोड़ के? राइबोसोम को छोड़ के। राइबोसोम सब जगह मिलेगा, राइबोसोम भैया सब जगह, कौन प्रोकैरियोट काहे यूकेरियोट, दोनों जगह। प्रोकैरियोट में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट पिंड मिलते हैं, अंतर्विष्ट मिलते हैं, है ना। अंतर्विष्ट पिंड मिलते हैं, उनको इंक्लूजन बॉडी होते हैं, जिनकी बात हम आगे जाकर के करेंगे। इंक्लूजन बॉडी मिलते हैं, कुछ और भी चीज़ें मिलती है, ये अंगक नहीं है, ये इंक्लूजन बॉडी है। बस जैसे मान के चलो कि आपके घर में, अरे बस ऐसा मान के चलो कि जैसे आपके घर में तेल के छींटे कहीं कहीं डाल दिए, तो वो अंतर्विष्ट पिंड होगा, वो भी काम के, कभी यूज़ कर लेंगे, ऐसा तेल के डिब्बे कहीं रखे होंगे। प्रोकैरियोट की यह विशेषता है कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में होती है, जिसे मीजोसोम कहते हैं, और ये तत्व कोशिका झिल्ली अंतर्वलन होते हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं किसकी? मीजोसोम की। यानी कोशिका झिल्ली जो है, जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के कुछ अंतर्वलन हो जाते हैं, और अंतर्वलन की वजह से क्या मिलते हैं? मीजोसोम बनते हैं, जो कि अंतर्वलन है किसका? कोशिका झिल्ली का। आपको डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आपको थोड़ी सी, हाँ मीजोसोम, ये देखिए मीजोसोम, हाँ यहाँ दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये है मीजोसोम, ये देखो ये है सेल मेम्ब्रेन का इनर एक्सटेंशन, जिसको क्या कहते हैं बेटा? मीजोसोम। क्या कहते हैं? मीजोसोम। समझ में आ गया क्या? दिख गया क्या? ठीक है, यानी अंदर इनवैलिड हो गए, अंदर घुस गई है ना, इसको मीजोसोम कहते हैं, ठीक है। चलो अब मीजोसोम के बारे में भी जान चुके हैं, ठीक है। हमने मीजोसोम के बारे में बात कर ली क्या, है ना। इससे पहले हमने मीजोसोम के बारे में बात कर ली है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा गैप लिया था, होल्ड लिया था, और उसके बाद फिर मैं वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई हुई। देखो आप इसको ना ध्यान से अच्छे से बिल्कुल धीरे धीरे से पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छे से आप चीज़ें समझ पाओगे, ठीक है क्या? क्लियर है? तो आपको मीजोसोम के बारे में समझ में आया। मीजोसोम क्या चीज़ है, एक बार और बात करते हैं। मीजोसोम क्या है? जो हमारी बाहर क्या होती है बताइए? बाहर क्या होती है? कोशिका भित्ति, उसके बाद क्या होती है? कोशिका झिल्ली, है ना। तो कोशिका झिल्ली जो है, यानी जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? अंदर जाकर के कुछ फोल्ड बना लेती है ना, देयर इज सम फोल्ड, कुछ फोल्ड बना लेती है, और उस फोल्ड की वजह से जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसको कहते हैं मीजोसोम। और एक पुराना क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना, कि यूकेरियोट में जैसा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यूकेरियोट में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब आगे जाके पढ़ोगे, है ना। क्या कहते हैं आपको हिंदी में, क्या कहते हैं उसको? सूत्र कणिका, है ना, सूत्र कणिका होती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब प्रोकैरियोट में तो मीजोसोम, मतलब प्रोकैरियोट में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, तो फिर उसका कार्य कौन करेगा? कार्य तो उस एनर्जी तो वहाँ भी बनानी है। माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है? एनर्जी बनाने का।
तो यही एनर्जी बनाने का काम जो है वो कौन करता है, मीजोसोम करता है। ठीक है, तो इसको होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। ठीक है ना, सॉरी एनालोगस ऑर्गन कहते हैं, नॉट होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। ये आप इवोल्यूशन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको पढ़ाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं, एनालोगस ऑर्गन 2, है ना, ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका का ये एनालोगस ऑर्गन है ना। एनालोगस मतलब कि जो काम एक जैसा कर रहा है लेकिन स्ट्रक्चर में अलग अलग है, दिखने में अलग अलग है लेकिन कार्य एक जैसा हो, एक जैसा कार्य है ना, लेकिन उसकी उत्पत्ति अलग अलग हुई है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अलग तरीके से बनता है, वो अंदर होता है। ठीक है, लेकिन ये जिसकी उत्पत्ति अलग है, ये कोशिका झिल्ली का भाग है। क्या बात समझ में आई क्या यहाँ तक, है ना, है ना। और ये क्या होता है, मेसोसोम क्या लिखा हुआ है, ये तत्व कोशिका झिल्ली का अंतर्वलन होते हैं। क्या लिखा हुआ है ये वाली बात, अरे है ना, क्या होते हैं ये, अंतर्वलन होते हैं। बात समझ आ रही क्या, चले आगे बढ़े, आगे यहाँ तक समझ आया। चलो अब एनसीईआरटी में आप इसके बाद पढ़ने वाले हो क्या चीज, कोशिका आवरण और उसके रूपांतरण। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हो, कोशिका आवरण और उसके रूपांतरण। तो आपको यही चीज मैं आपको सिखाता हूँ, लेकिन पहले मैं अपने तरीके से समझाता हूँ, फिर आपको ये एनसीईआरटी की सारी चीज़ें आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी का पोर्शन उठा करके लेकर के आए हैं आपको समझाने के लिए, है ना। ठीक है, एनसीईआरटी का पोर्शन है। ठीक है, चलो तो एनसीईआरटी का पोर्शन में यहाँ जो भी चीज़ें लिखी हुई है मैं आपको ये सारी चीज़ें जो हैं, और उसके बाद फिर राइबोसोम और अंतर्विष्ट पिंड एक टॉपिक मिलेगा। इस टॉपिक को अपन क्या करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, राइबोसोम के साथ पढ़ेंगे, है ना। एनसीईआरटी में पहले दे रखा, लेकिन मैं इसको कब पढ़ाऊंगा, जब मैं राइबोसोम पढ़ाऊंगा, जब राइबोसोम पढ़ाऊंगा तब आपको पढ़ाऊंगा वहाँ। ठीक है, मैं एनसीईआरटी का पोर्शन इसलिए लेकर के आ रहा हूँ, मैं आपको क्लियर करते जा रहा हूँ, नहीं तो आप बाद में बोलोगे, आप एनसीईआरटी खोलोगे तो आप बोलोगे सर ने तो ये टॉपिक तो पढ़ाया ही नहीं, शायद छोड़ दिया। छोड़ा नहीं है, वो क्या है कि राइबोसोम का पार्ट है, राइबोसोम का ही पार्ट है, राइबोसोम के बारे में सारी चीज़ें दे रखी है। तो राइबोसोम को राइबोसोम के टाइम पे पढ़ाएंगे। ठीक है, जब राइबोसोम पढ़ाएंगे। ठीक है क्या, चलो तो अभी आपको पढ़ाता हूँ मैं, है ना, फिर यूकेरियोट के बारे में बात करेंगे। अब बात कर रहे हैं हम बेटा एनसीईआरटी की कोशिका आवरण और उसके रूपांतरण। जो अब हमने समझा है, जो आपको हम समझाने वाले हैं, उस तो कोशिका आवरण और उसके रूपांतरण। आवरण मतलब बाहर क्या है, अब हम उसको डिटेल में अच्छे से देखने वाले हैं। लेकिन ये किसकी कोशिका के बारे में